से पहले विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मानववादी विचारक स्वामी विवेकानंद का इतिहास के विकास का सिद्धांत, जिसे कि जातियों के आवर्तन का सिद्धांत भी कहा गया है। वर्णों के वर्ण, 4 वर्ण है ना बात में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत भी कहा गया। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के इतिहास के विकास के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, या जातियों के आवर्तन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, या वर्णों के आवर्तन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, बात एक ही है। यस बेटा, तो यहाँ मैंने नोट किया मानववादी विचारक स्वामी विवेकानंद का इतिहास के विकास का सिद्धांत। बेटा वैसे मैंने विवेकानंद जी का जो सामाजिक विचार था उसमें इसकी चर्चा कर दी थी थोड़ा, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं अगर अलग से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में तो इसको एक बिंदु के रूप में समझाया था, और मैंने तय किया कि क्यों ना मैं मेरे विद्यार्थियों को विवेकानंद के इतिहास के विकास के सिद्धांत को अलग से समझाऊं और एक अलग से ही वीडियो अपलोड करूं। इसलिए बेटा मेरा मूल जो लक्ष्य है, क्या मेरा जो मूल लक्ष्य है वो मेरे विद्यार्थियों का हित है। मैं प्रतिदिन एक लेक्चर जो अपलोड करता हूँ इतना सोच समझ कर करता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता न हो। और जैसा कि बेटा मैं देखता हूँ आज का जो दौर चल रहा है वो चकाचौंध का, दिखावे का दौर है, चमक धमक का दौर है। ये आपका टीचर साधारण रूप में आपको पढ़ाता है। कुछ मेरे साथी लोग कहते हैं कि सर आप डिजिटल बोर्ड का उपयोग कीजिएगा। बेटा मुझे डिजिटल बोर्ड आपको थोड़ी ना दिखाना है, मुझे तो आपको राजनीति विज्ञान समझाना है। इसलिए मैंने भी ये तय किया है कि मैं तो सिंपल बोर्ड पर ही मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तो राजनीति विज्ञान समझाना है, आपको डिजिटल बोर्ड नहीं दिखाना है। और दूसरा मेरा लक्ष्य ये है कि मैं संपूर्ण भारत के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराऊंगा, ये भी निश्चित है। और आप खुद तुलना कीजिएगा, जितने भी YouTube चैनल के ऊपर क्लास अपलोड की जाती है पॉलिटिकल साइंस की, आप सब देखिएगा, आप स्वतंत्र हैं और विद्यार्थी स्वतंत्र रहने भी चाहिए। उसके बाद में तुलना कीजिएगा, जहाँ पर अच्छी सामग्री आपको मिले उसको आप अपनाइएगा। अगर मेरे यहाँ पर आपको सामग्री अच्छी नहीं मिल रही है आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो जानबूझ करके आपके सामने इस रूप में प्रस्तुत होऊंगा, क्या इस रूप में प्रस्तुत होऊंगा कि चकाचौंध चमक धमक नहीं होगी, लेकिन राजनीति विज्ञान को इस चमक के रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात बेटा मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, लेकिन ना जाने विद्यार्थी क्यों बेटा, जब तक आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तब तक मुझे ये लगेगा कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। इसलिए प्रतिदिन मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों का कर्तव्य है, ये नैतिक कर्तव्य है ये आपका, कि जिन विद्यार्थियों को मेरे चैनल की जानकारी है उनका कर्तव्य है कि उन विद्यार्थियों को हमारे चैनल से अवगत कराएं जिनको हमारे चैनल की जानकारी नहीं है। और बेटा प्रतिदिन आप हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका नैतिक कर्तव्य है। यस, बाकी मैं फ्री निःशुल्क रूप में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मैंने इसलिए बोला है कि मुझे भी तो अंदाज़ा लगे कि मेरे विद्यार्थी मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, इसलिए मुझे आज ये बात कहनी पड़ी है। यस बेटा ध्यान दें, विवेकानंद का इतिहास के विकास का सिद्धांत, या जातियों के आवर्तन का सिद्धांत, या वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत। अब हम इसको स्पष्ट रूप में, मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बना दिए, इन डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। कहीं पर भी एग्जाम में कैसे भी पूछा जाए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर 20 नंबर का प्रश्न आता है इस रूप में आप समझा देते हैं तो 20 में से 19 अंक कहीं भी नहीं जाने हैं आपके, इतना तो मैथ में भी नहीं मिल पाता है। यस बेटा, तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि एक मानववादी विचारक है। अब मानववादी विचारक है तो बेटा सबसे पहले तो आपको समझना है कि मानववादी चिंतन होता ही क्या है। तो बेटा मानववादी चिंतन या मानववादी विचारधारा वह सिद्धांत है, वह दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति है जो मनुष्य को साध्य मानती है, राज्य और समाज को साधन मानती है।
मानववादी विचारधारा व्यक्ति के अस्तित्व, व्यक्ति की गौरव और व्यक्ति के सम्मान को महत्व देती है। मानववादी विचारधारा ये मानकर चलती है कि व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोड़ा जा सकता। व्यक्ति की क्या जाति है, व्यक्ति का क्या वर्ण है, व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, व्यक्ति किस देश का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मानववादी विचारधारा तो स्पष्ट रूप में कहती है कि मनुष्य अपने आप में साध्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्य होने के नाते ही सम्मान के योग्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोड़ा जा सकता। ये जो है मानववादी विचारधारा मान करके चलती है। और मानववादी विचारकों में हम 3 विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं, विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, मानवेंद्रनाथ राय का। अभी जो हमारा लेक्चर चला हुआ है वो विवेकानंद के ऊपर चला हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, मानववादी विचारधारा वह सिद्धांत है, दृष्टिकोण, जीवन पद्धति है जो मनुष्य को साध्य मानती है, मनुष्य का अस्तित्व, गौरव और सम्मान को महत्व देती है। और अगली बात जो ये मानववादी विचारधारा है वो ये मान करके चलती है, क्या मानकर चलती है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। ये बात सबसे पहले यूनान के अंतर्गत प्रोटेगोरस ने कही थी। प्रोटेगोरस जो कि एक सोफिस्ट थे। सोफिस्ट किसे कहा जाता है बेटा? सोफिस्ट जो भ्रमणशील शिक्षक होते थे प्राचीन समय में यूनान के अंतर्गत, उनको कहा जाता था सोफिस्ट। अब मैं यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा क्योंकि हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम तो भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद मानववादी विचारधारा में 3 विचारकों का अध्ययन करेंगे आप, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय। और आज जो हमारा चर्चा होगा वो होगा इतिहास के विकास का सिद्धांत। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जातियों या वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? जातियों या वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत या इतिहास के विकास का सिद्धांत। अब ये इतिहास के विकास का सिद्धांत क्या है इसको मैं समझाऊं उससे पहले एक बात आपको नोट आउट करनी है कि मानववादी विचारधारा अपने विचारों का जो केंद्र मानती है वो मनुष्य को मानती है। क्या? अपने विचारों का जो केंद्र बिंदु है वो किसको मानती है? मनुष्य को मानती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसको मानववादी विचारधारा कहा जाता है। अगला हम विवेकानंद की चर्चा करें उससे पहले राजनीति विज्ञान के जो जनक अरस्तु है ना बेटा, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक कौन है बेटा? अरस्तु है। राजनीति दर्शन के या राजनीति सिद्धांत के जनक कौन है बेटा? प्लेटो है। प्लेटो की विषय कृषि पुस्तक कौन सी है बेटा? रिपब्लिक है। अरस्तु की विषय कृषि पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। बाकी उन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं, ये चर्चा मैंने अलग से कर दी है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ उसकी चर्चा नहीं करी है। हमें तो चूंकि विवेकानंद के इतिहास के विकास का सिद्धांत समझना है इसलिए अरस्तु का नाम लिया जा रहा है बेटा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत संविधानों में परिवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया था, शासन प्रणाली में परिवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया था। और अरस्तु ने कहा था कि यह परिवर्तन चक्र का जो प्रारंभ होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा वो राजतंत्र होगा। अरस्तु कहे राजतंत्र, और राजतंत्र में कुछ समय बाद में अवगुण आ जाते हैं। अवगुण जब आ जाते हैं, राजतंत्र अपने गुण से पतित हो जाता है, तो कुछ समय बाद में राजतंत्र एक शुद्ध शासन प्रणाली है, इसका विकृत रूप क्या हो जाता है? निरंकुश तंत्र हो जाता है। उसके बाद में फिर अरस्तु कहते हैं कि निरंकुश तंत्र लंबे समय तक नहीं चलता है, उसके बाद में कुलीन तंत्र का शासन आता है। कुलीन तंत्र लंबे समय तक नहीं चलता है और इसका विकृत रूप जो होता है वह धनिक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? धनिक वर्ग बन जाता है। और इसके बाद में धनिक वर्ग का शासन भी लंबे समय तक नहीं चलता है। फिर जो है 5वें नंबर पर अरस्तु कहते हैं कि संयत लोकतंत्र या बहुतंत्र शासन प्रणाली आ जाती है। बहुतंत्र भी लंबे समय तक नहीं चलता है और फिर भीड़ तंत्र आ जाता है। भीड़ तंत्र लंबे समय तक नहीं चलता है, वापस राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। तो ये परिवर्तन चक्र अरस्तु ने भी बताया था कि शासन प्रणाली में परिवर्तन होता रहता है और इतिहास का विकास इसी क्रम से चलता रहेगा। ये अरस्तु ने कही है। अब हमें अरस्तु को नहीं समझना, हमें तो विवेकानंद को समझना है। तो विवेकानंद ने भी इसी तरह से जाति और वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत दिया है। मतलब वास्तविक रूप में जो सत्ताधारी हैं, सत्ताधारियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि विवेकानंद ने कहा कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये क्रम लगातार चलता रहता है। कैसे? समझे बेटा। सबसे पहले तो विवेकानंद जी ने जो इतिहास के विकास का सिद्धांत दिया है वह स्पष्ट भी नहीं है, व्यवस्थित भी नहीं है। मतलब विवेकानंद का इतिहास के विकास का सिद्धांत स्पष्ट,
व्यवस्थित सिद्धांत या दर्शन नहीं है, बल्कि विवेकानंद जी ने तो अपने विचारों में यत्र तत्र इधर उधर कुछ कुछ सीमित मात्रा में ये बात कही थी कि भाई किसी न किसी रूप में, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया है, सामाजिक राजनीतिक जो विकास हुआ है वह वर्णों के माध्यम से हुआ है। मतलब सबसे पहले ब्राह्मणों का नेतृत्व होता है, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, फिर शूद्र का, और विवेकानंद ने भविष्यवाणी भी की थी कि अंत में शूद्रों का उत्थान होगा। शूद्र मतलब दलित वर्ग, शूद्रों का उत्थान होकर रहेगा। और इन्होंने यहाँ तक भविष्यवाणी की थी कि जो शूद्र हैं, जो दलित वर्ग है, उसका सबसे पहले जो नेतृत्व होगा वो रूस और चीन में होगा, और उसके बाद में भारत में होगा। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपने सिद्धांत दिया है। कैसे दिया है समझ लें बेटा। सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे, विवेकानंद ने भारत की वर्ण व्यवस्था की व्याख्या पर, क्या फिर से बोल रहा हूँ, विवेकानंद ने भारत की वर्ण व्यवस्था, बेटा भारत में आश्रम और वर्ण व्यवस्था प्राचीन समय से ही। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है, हमारे भारत में 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो विवेकानंद ने भारत की वर्ण व्यवस्था की व्याख्या पर इतिहास के विकास के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, या विवेकानंद के इतिहास के विकास का जो सिद्धांत है, या विवेकानंद जी का जातियों के आवर्तन का जो सिद्धांत है, वो भारत की वर्ण व्यवस्था की व्याख्या पर आधारित है। मतलब भारत की वर्ण व्यवस्था की व्याख्या पर ये सिद्धांत आधारित है। कौन सा सिद्धांत, इतिहास के विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, जाति के आवर्तन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, वर्ण के आवर्तन का सिद्धांत। ये भारत की वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और वर्ण कितने हैं बेटा, 4 माने जाते हैं ना भारत में, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम 4 कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। तो प्राचीन भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी बेटा, उसका आधार वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर विवेकानंद जी ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही इतिहास के विकास सिद्धांत की व्याख्या की है। कैसे की है समझे बेटा। सबसे पहले विवेकानंद जी कह रहे हैं कि व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित मानव प्रकृति की अनुरूप है। मतलब विवेकानंद ने जो इतिहास के विकास का सिद्धांत दिया है, ये इतिहास के विकास का सिद्धांत व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित मानव प्रकृति के अनुरूप है, अर्थात मनोविज्ञान के अनुरूप है। क्यों है अनुरूप, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्तियों के गुण और कर्म और स्वभाव के आधार पर ही ये वर्ण व्यवस्था बनी है। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन से संबंधित कार्य करे, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में ये लिखा गया है। क्षत्रिय देश की रक्षा करे, देश की सीमाओं की रक्षा करे। इसके बाद में वैश्य व्यापार संबंधित कार्य करे, और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करे। ये तो बात की गई है हमारे भारत में। तो वास्तव में देखा जाए तो विवेकानंद जी ने इतिहास के विकास का जो सिद्धांत दिया है, व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित या मानव प्रकृति के अनुरूप है। मतलब मानव प्रकृति के अनुरूप बताया इन्होंने। कैसे बताया है, विवेकानंद का मत है कि, आगे बढ़े बेटा, चाहे तो आप इसको पॉइंट शुरू में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 बिंदु बना सकते हैं चाहे तो। विवेकानंद जी का मत है कि एक कालखंड में इन चारों वर्णों के आपसी संबंधों में किसी एक वर्ण की प्रधानता होती है। अब इसको समझना है। विवेकानंद जी कह रहे हैं, या इनका मत है कि एक कालखंड में इन 4 वर्णों के, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के आपसी संबंधों में किसी एक वर्ण की प्रधानता होती है। मतलब यहाँ विवेकानंद कहते हैं कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों वर्णों में कोई भी कालखंड हो, कोई भी युग हो, तो उसमें एक वर्ण की प्रधानता होती है। जैसे भारत की बात आती है तो प्राचीन भारत के अंतर्गत बेटा किसकी प्रधानता थी, ब्राह्मण वर्ण की प्रधानता थी। प्रारंभ तो ब्राह्मणों से ही तो हो रहा है, ब्राह्मण वर्ण की प्रधानता थी भारत के अंतर्गत, है आर्य समाज के अंतर्गत। और अगर हम रोमन साम्राज्य की विश्व स्तर पर अगर उदाहरण दें तो रोमन साम्राज्य की बात करते तो वहाँ क्षत्रियों की प्रधानता थी। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो है वैश्य वर्ग की प्रधानता है। और अगर भविष्यवाणी के आधार पर देखें तो विवेकानंद ने कहा कि रूस, चीन के अंतर्गत जो है शूद्रों का नेतृत्व होगा। और आप देख सकते हैं
चीन में भी साम्यवादी क्रांति हुई, रूस में भी साम्यवादी क्रांति हुई, हालांकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। और भारत में भी आप देखेंगे दलितों का धीरे धीरे उत्थान होता जा रहा है और सत्ताधारी भी दलित वर्ग बनता जा रहा है। तो डेफिनेटली विवेकानंद जी की बातें कुछ हद तक सही है। तो बेटा ये कह रहे हैं कि एक कालखंड में इन 4 वर्णों के आपसी संबंध में किसी एक वर्ण की प्रधानता होती है, मतलब एक वर्ण का नेतृत्व होता है, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो। अब कैसे होगा ये मैं यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। इधर आए बेटा। अब यह प्रधानता जो ये बताया ना कि किसी एक वर्ण की प्रधानता होगी, तो यह प्रधानता ब्राह्मण वर्ण से क्रमशः चक्रीय क्रम में शुद्ध वर्ण की दिशा में गमन करती है। अब जरा ध्यान दें, मतलब ये जो प्रधानता है भाई 4 वर्णों में से एक की प्रधानता होगी, तो ये प्रधानता ब्राह्मण वर्ण से तो प्रारंभ होती है। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण का नेतृत्व होता है, उसके बाद चक्रीय क्रम से, चक्रीय क्रम मैंने बता दिया, जैसे साइकिल का जो पहिया होता है चक्कर की तरह घूमता है, मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है चक्कर की तरह घूमता है, ऐसे ही ये चक्रीय सिद्धांत है। अरस्तु ने दिया संविधान चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, चक्रीय परिवर्तन सिद्धांत क्रम से घूमता रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ ये चक्रीय क्रम में शूद्र वर्ण की दिशा में गमन करती है। ये बेटा शूद्र है, शूद्र वर्ण की दिशा में गमन करती है। मतलब जो चक्रीय परिवर्तन है वो ब्राह्मण से शुरू होगा। सबसे पहले ब्राह्मण के हाथों में नेतृत्व होगा, फिर क्षत्रिय के हाथों में होगा, फिर वैश्य के हाथों में होगा और फिर शूद्र के हाथों में होगा। तो ये चक्रीय परिवर्तन चलता रहता है। कैसे चलेगा ये हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में विवेकानंद जी ने जो इतिहास के विकास का सिद्धांत दिया है, इसको हम राजनीतिक सामाजिक विकास की दृष्टि से, बेटा ध्यान दें, राजनीतिक सामाजिक, मैंने यहाँ लिखा है सामाजिक राजनीतिक, पूरा नहीं लिखा है, सामाजिक राजनीतिक विकास की दृष्टि से आधुनिक युग में इसे, मतलब इतिहास के विकास सिद्धांत को, इसे या जातियों के आवर्तन के सिद्धांत को, इसे सामाजिक वर्गीय नेतृत्व, क्या सामाजिक वर्गीय नेतृत्व के परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब आधुनिक युग में सामाजिक राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से जातियों के आवर्तन के सिद्धांत या इतिहास के विकास के सिद्धांत को सामाजिक वर्गीय नेतृत्व के परिवर्तन के सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। ये भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग में विवेकानंद के जाति के आवर्तन के सिद्धांत को क्या नाम दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा सामाजिक वर्गीय नेतृत्व के परिवर्तन का सिद्धांत। मतलब ये भी एक है कि नेतृत्व में परिवर्तन होता रहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्रम से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब क्रम से कैसे समझेंगे, इधर आए। विकास की प्रथम अवस्था में ब्राह्मण वर्ण समाज का नेतृत्व करता है। अब विवेकानंद कहते हैं कि विकास की प्रथम अवस्था में ब्राह्मण वर्ण समाज का नेतृत्व करता है। मतलब विवेकानंद ने कहा कि भी सामाजिक राजनीतिक विकास का जो प्रथम स्तर है, जो प्रथम अवस्था है, जो प्रारंभिक बिंदु है, उसमें ब्राह्मण वर्ण का नेतृत्व होता है या ब्राह्मण वर्ण समाज का नेतृत्व करता है। क्या ब्राह्मण वर्ण समाज का नेतृत्व करता है। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि भाई विवेकानंद जी ने विकास की प्रथम अवस्था में किस वर्ण के नेतृत्व की बात की या समाज में किस वर्ण के नेतृत्व की बात की उन्होंने, तो आपका आंसर होगा ब्राह्मण वर्ण के नेतृत्व की, अर्थात ब्राह्मण वर्ण समाज का नेतृत्व करता है। विकास की प्रथम अवस्था में ब्राह्मण वर्ण का नेतृत्व होता है समाज के अंतर्गत, ये विवेकानंद कहते हैं। इसके बाद में चक्रीय परिवर्तन के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय के बाद में वैश्य के बाद में शूद्र, इस तरह से इन्होंने क्रम बताया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विश्व स्तर पर अगर विवेकानंद के इतिहास के विकास के सिद्धांत को स्पष्ट किया जाए पूरे विश्व स्तर पर, केवल भारत की बात नहीं, पूरे विश्व स्तर पर भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत भारत के अंतर्गत है। हमारी जो समाज व्यवस्था है, प्राचीन समाज व्यवस्था थी वो वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर आधारित थी, बात सत्य है। लेकिन विवेकानंद जी के इस इतिहास के विकास सिद्धांत को यदि पूरे विश्व स्तर पर लागू किया जाए तो वहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि जो सत्ताधारियों जो परिवर्तन होता है विवेकानंद के इतिहास के विकास के सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे विश्व स्तर पर इतिहास के विकास के सिद्धांत को हम स्पष्ट कर रहे हैं
सबसे पहले ये बात क्लियर होगी, विवेकानंद कहते हैं कि भाई प्रथम अवस्था है वो ब्राह्मण की है, मतलब सबसे पहले समाज का नेतृत्व ब्राह्मण करता है। यहाँ मैंने लिखा सत्तावादी, मतलब सबसे पहले प्रथम अवस्था में समाज का नेतृत्व ब्राह्मण करते हैं। अब ब्राह्मण करते हैं तो ब्राह्मण जो है सत्तावादी बन जाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। वैसे भी राजनीति विज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्वान है लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति या सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति या सत्ता व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर डालती है। तो इस तरह से ब्राह्मण क्या होते हैं, कुछ समय बाद में जो है भ्रष्ट हो जाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो फिर ब्राह्मणों के विरुद्ध वातावरण तैयार होता है। जैसे कि प्रारंभ में हम भारत की बात कर सकते हैं कि भारत के अंतर्गत प्रारंभ में समाज के अंतर्गत ब्राह्मणों का नेतृत्व था। भारत की चर्चा कर सकते हैं आप। इसके बाद भी इनके विरुद्ध जो है वातावरण तैयार हो जाता है और ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता निकल करके फिर क्षत्रियों के हाथों में आ जाती है। अब क्षत्रिय की चर्चा करें इसी स्तर पर, तो रोमन जो साम्राज्य की स्थापना होती है वो वास्तविक रूप में क्षत्रिय ही थे, ये क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। अब क्या होता है, जो क्षत्रिय वर्ग है वो भी धीरे धीरे, क्योंकि सत्ता तो व्यक्ति को भ्रष्ट करती ही है, लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, कौन सत्ता व्यक्ति को कौन भ्रष्ट कर डालती है। तो ये बात केवल भारत पर लागू नहीं, पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्यों पर लागू होगी। अब क्या होता है, जो क्षत्रिय होते हैं, जो सत्ताधारी बन जाते हैं, ये उत्तरदायित्वहीन एवं स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। भाई सत्ता तो व्यक्ति को भ्रष्ट करेगी। अब ये क्षत्रिय भी भ्रष्ट हो गए तो उसके बाद में क्या होता है, वैश्य वर्ण के हाथों में सत्ता आ जाती है। आप विश्व स्तर पर भी देख सकते हैं, भारत के स्तर पर भी देख सकते हैं। अब विश्व स्तर पर वैश्य वर्ण की बात आती है कि भाई वैश्य वर्ण के हाथों में सत्ता आती है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत आप देख सकते हैं वैश्य वर्ण के हाथों में, वैश्य वर्ग के लोगों के हाथों में सत्ता है, क्योंकि व्यापारी लोग इसको संभालते हैं। अब क्या होता है, वैश्य वर्ण कुछ समय बाद में पतित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धन का केंद्रीकरण होना शुरू हो जाता है, कि व्यापारी तो होते हैं तो धन का केंद्रीकरण शुरू होता है, धन का केंद्रीकरण शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनके अंतर्गत भी जो है मैं ये कहूँगा कि सत्ता का अहम आ जाता है और ये भी भ्रष्ट हो जाते हैं। अब जब ये भ्रष्ट हो जाते हैं तो इसके बाद में फिर शूद्र वर्ण के हाथों में सत्ता आ जाती है। और इसके बारे में विवेकानंद ने भविष्यवाणी भी की थी कि वास्तविक रूप में एक दिन दलितों का उत्थान होकर ही रहेगा, मतलब शूद्र वर्ण का उत्थान होकर रहेगा। और विवेकानंद कह रहे हैं कि यह व्यवस्था, मतलब शूद्र वर्ण के हाथों में नेतृत्व सबसे पहले रूस में आएगा, फिर चीन में आएगा और उसके बाद में भारत में भी आएगा। तो कुछ हद तक आप देख सकते हैं वास्तविक रूप में विवेकानंद की भविष्यवाणी सत्य भी साबित हुई। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत जो ये शूद्र वर्ण है, जिनको कि दलित वर्ग की संज्ञा दी जाती है, वो भी राजनीति के अंदर सहभागी हो रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में सहभागी हो रहे हैं। तो विवेकानंद जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहास का जो विकास हुआ है वो इन चार वर्णों के माध्यम से हुआ है। सबसे पहले सत्ताधारी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर क्षत्रियों के हाथों में आता है, क्षत्रिय भी भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता और शक्ति तो व्यक्ति को भ्रष्ट ही तो करती है। क्षत्रियों के हाथों में आता है, उसके बाद वैश्य वर्ण के हाथों में आता है, वैश्य वर्ण भी भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, धन का केंद्रीकरण हो जाता है। धन का केंद्रीकरण हो जाता है तो डेफिनेटली अभाव की स्थिति आ जाती है, लोग दीनहीन बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर इनका विरोध होता है, इनके विरुद्ध वातावरण बनता है और उसके बाद में शूद्र वर्ण के हाथों में सत्ता आती है। जैसा कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी भी की थी कि एक दिन दलितों का उत्थान होकर रहेगा, एक दिन शूद्र वर्ण के हाथों में सत्ता आकर ही रहेगी। और यहाँ तक कह दिया कि सबसे पहले रूस में होगा, फिर चीन में होगा और उसके बाद में भारत में होगा। तो आप चाहे तो केवल भारत के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो विश्व स्तर पर भी विवेकानंद के इतिहास के विकास के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण की बात आती है तो प्रारंभ में भारत के अंतर्गत ब्राह्मणों का नेतृत्व है। अगर आप रोम की बात करते हैं तो रोमन के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ग का नेतृत्व है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो वैश्य वर्ण का नेतृत्व आता है। और इसके बाद रूस, चीन और भारत की बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो शूद्र वर्ण के हाथों में जो है सत्ता सिमटती जा रही है। अब ये एक अलग बात है कि इसके अंतर्गत आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, सर ये बात सत्य कहाँ है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ कोई भी सिद्धांत तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न तो हो ही नहीं सकता है, तो खामियां तो इसमें भी है। लेकिन डेफिनेटली यदि देखा जाए तो विवेकानंद जी ने जो इतिहास के विकास का सिद्धांत दिया है वो जातीय वर्णों के आवर्तन, मतलब परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर दिया है कि जातियों के अंतर्गत परिवर्तन होता रहेगा। मतलब कभी किसी जातीय वर्ण में सत्ता होगी, कभी किसी जातीय वर्ण के हाथ में सत्ता होगी, कभी किसी जातीय वर्ण के हाथ में सत्ता होगी, कभी किसी जातीय वर्ण के हाथ में सत्ता होगी। आप देख सकते हैं
ब्राह्मण वर्ण के हाथों में सत्ता है, फिर क्षत्रिय वर्ण के हाथों में सत्ता आ जाती है, फिर वैश्य वर्ण के हाथों में सत्ता आ जाती है, और फिर ये विवेकानंद भविष्यवाणी करेंगे शूद्र वर्ण के हाथों में सत्ता आकर के रहेगी और दलितों को उत्थान होकर के रहेगा। तो यहाँ पर जो है विवेकानंद जी इतिहास के विकास के सिद्धांत के आधार पर या जातियों या वर्णों के आवर्तन के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भी सत्ता के अंतर्गत परिवर्तन होता रहेगा, और ये सत्ता का जो परिवर्तन होगा वो 4 वर्णों के अंतर्गत होता रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही विवेकानंद जी के इतिहास के विकास का सिद्धांत है, यही विवेकानंद की जातियों के आवर्तन का सिद्धांत है, यही विवेकानंद का वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत है। मुझे विश्वास है आप विवेकानंद का इतिहास के विकास का सिद्धांत या जातियों के आवर्तन का सिद्धांत या वर्णों के आवर्तन के सिद्धांत को अच्छे से समझ गए। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।